हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। सो आज हमारा सीसेट का जो हम 2017 का 2017 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस हमने स्टार्ट किया था अपने लास्ट वीडियो में, उसका सेकंड पार्ट देखे थे। हम देखेंगे, हमने करीब 10 क्वेश्चंस कर लिए थे, 9 और 10 क्वेश्चंस कर लिए थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। मैंने आपको बताया था कि कैसे सॉल्व करेंगे एंड आज उसके आगे का हम देखेंगे। अभी हम मैथमेटिक्स पोर्शन वाला कर रहे हैं, उसके बाद हम रीजनिंग पे आएंगे और इस तरीके से हम फिर पैसेज पे करके ऐसे एक एक करके आपके क्वेश्चन पेपर्स एनालिसिस करते जाएंगे। ठीक है, साथ में हम अपने सिलेबस को भी आगे बढ़ाएंगे। जो जैसे अभी आज ये जब मैथ्स का पोर्शन फिनिश हो जाएगा तो एटलीस्ट 2 to 3 टॉपिक्स हम फिनिश करेंगे, उसके बाद हम रीजनिंग पे आएंगे और मे बी 1 to 2 के बाद भी हम रीजनिंग पे आ सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद अवर सेकेंड पार्ट। ओके, उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक आइकॉन एंड देन आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड बस अपना बेल आइकॉन भी हिट करके ही रखिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियोस का रेगुलरली मिलता रहेगा। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। सो हियर वी स्टार्ट। सो हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 सच दैट द डिजिट 8 ऑक्यूपाइज द यूनिट प्लेस। ठीक है, पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, वहां पे मतलब कितने नंबर्स है किसके किसके बीच में, बिटवीन 99 एंड 1000। 99 से 1000 के बीच में कितने नंबर्स हैं सच दैट डिजिट 8 ऑक्यूपाइज द यूनिट प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे कितने नंबर्स हैं इन दोनों के बीच में जिसमें यूनिट प्लेस पे 8 हो, यानी यहाँ कोई नंबर हो यूनिट प्लेस पे 8 हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो 3 डिजिट नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि 999 तक और ये 99 के बाद यानी 100 से 3 डिजिट नंबर होता है जो 8 जिसमें होगा। तो यहाँ पे मैं ये कर लेती हूँ। तो ऐसे कितने नंबर्स आपको मिलेंगे, तो चलिए देखते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो सिंपली आप देखिए, अगर मैं 0 से 10 के बीच में पूछूं, 0 से 10 के बीच में कितने 8 ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी यूनिट प्लेस पे 8 हो, तो आप कहेंगे कि भाई पहले तो 8 होता है, फिर 18 होता है, फिर 28 होता है, ऐसे करके आप कहाँ तक जाएंगे 98 तक। तो कितने नंबर्स हो गए आपके 1 2 3 करके आपको 10, यानी 10 ऐसे नंबर मिल गए आपको 8 to 99 या 100 के बीच में जिसमें यूनिट प्लेस पे आपके 8 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद तो कोई नहीं होगा ना, यूनिट प्लेस पे 8 आने वाले ऐसे ही होंगे। यूनिट प्लेस पे 2 आने वाले पूछूं तो 2 12 22 यही होते हैं ना नंबर्स। ठीक है, तो ऐसे कितने नंबर्स हो गए 0 से 100 के बीच में 10 नंबर्स हो गए। अब 0 से 100 के बीच में 10 नंबर है, सिमिलरली 100 to 200 में भी 10 नंबर होंगे। 108 118 128 करके 198 तक। सिमिलरली आपका 200 से 300 के बीच में भी 10 नंबर्स होंगे, 8 डिजिट वाले, 8 यूनिट डिजिट वाले, है ना। सब में 208 218 228, ठीक है, 238 248 एंड देन 298। इसी तरह कर करके आप देखिए कितना मिलेगा। यहां से आपको किसके बीच में पता करना है, 99 से 1000 के बीच में। तो 10 आपको यहां से मिल गए, 10 यहां से मिल गए। ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे, 300 to 400 का पेयर बनेगा। ठीक है, या इसको 299 लिख लीजिए। ठीक है, तो ये मतलब इन दोनों के बीच में मैं बोल रही हूँ। ठीक है, अगर एक जगह आपने 200 इसमें वो कर लिया, वैसे भी 8 आपके बीच में ही रहेगा। 200 और 100 में तो 8 आ नहीं रहा है यूनिट प्लेस पे। ठीक है, इसलिए हम सीधा कैलकुलेशन के लिए ऐसे ही लिख रहे हैं। देन ये 4 to 500 यानी 401 से लेके 500 तक कितने नंबर्स हैं, यहाँ भी 10 नंबर्स मिल जाएंगे। ऐसे करके आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 99 से 1000 तक का पूछ रहा है ना, यानी 998 आपका लास्ट ऐसा नंबर होगा जिसमें यूनिट डिजिट पे
998 आपका लास्ट ऐसा नंबर होगा जिसमें यूनिट डिजिट पे 8 रहेगा। यानी आपका 900 से 9998 तक या 999 तक या 1000 तक लिखिए, ये आपका लास्ट होगा। यहाँ पे कितने मिलेंगे? 10 मिलेंगे। तो ऐसे करके कितने पेयर्स बन गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ऐसे 9 पेयर्स मिले। हर पेयर में आपको 10 मिले हैं, 8 यूनिट डिजिट वाले नंबर। तो आपको कितने टोटल मिल गए? 10 × 9, यानी ऐसे 90 नंबर्स होंगे जिनके यूनिट डिजिट पे आपको 8 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसका आंसर है 90। यस, आंसर इज सी 90। ठीक है, देन हम अगला देखते हैं। अभी इसमें एक ग्राफ का क्वेश्चन है, मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड फॉर अ सैंपल ऑफ डेटा। तो सैम्पलिंग हम बाद में करेंगे। फॉर अ सैंपल ऑफ डेटा मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज, ये थोड़ा सा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ वाला आ जाता है। इसमें सिमेट्रिक स्क्यूड, मतलब अगर आपको दिया है कि मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड, तो आपका ग्राफ जो डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है वो कैसा बनेगा? तो इसका आंसर है डी स्क्यूड टू द लेफ्ट। ओके, इसका आंसर होगा डी स्क्यूड टू द लेफ्ट। इसको कैसे करेंगे ये हम बताएंगे। फिलहाल आपका ग्राफ जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये यहाँ से ऐसे जाके ऐसे करेगा, ऐसा ऐसा बनेगा, ये थोड़ा सा ऐसा कर्वी आएगा, स्क्यूड टू द लेफ्ट होगा ये। ठीक है, सो ये हम देखेंगे कि क्या होता है इसका मतलब, और ग्राफ आप और कैसे बना सकते हैं, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद आपको डिटेल्स बताऊंगी। इसमें अभी सिंपल आपका ये ऐसा एज सच मैथ्स का कुछ सॉल्व करने जैसा नहीं है। तो इसका आंसर है व्हेन मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड, यानी आपका मीन इज लेस देन मीडियन और मीडियन जो है वो मोड से छोटा हो, तो आपका जो ग्राफ होता है वो स्क्यूड टू द लेफ्ट होता है। ठीक है, फिर अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका सॉल्व करने वाला है अगला। ठीक है, अगला है द एज ऑफ मिस्टर एक्स लास्ट ईयर वॉज द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। The age of Mr. X last year was the square of a number। यानी लास्ट ईयर में जो मिस्टर एक्स थे उनकी एज किसी नंबर का स्क्वायर थी। ठीक है, देन एंड इट वुड बी द क्यूब ऑफ अ नंबर नेक्स्ट ईयर, एंड नेक्स्ट ईयर एक्स की जो एज होगी वो किसी नंबर का क्यूब होगी। ठीक है, what is the least number of years he must wait for his age to become the cube of a number again। मतलब क्या कह रहा है कि कितने साल बाद आपका कितने ईयर्स बाद आपका जो एक्स की जो एज होगी वो सी का क्यूब हो जाएगी, यानी किसी नंबर का क्यूब हो जाएगी। क्या कह रहा है? लास्ट ईयर किसी नंबर का स्क्वायर थी। मान लो मैं कहूँ कि लास्ट ईयर एज 4 थी, तो 4 2 का स्क्वायर है। ठीक है, यानी अगर करंट एज 5 हो, लास्ट ईयर मेरी वो जो एज है किसी की वो किसी नंबर का स्क्वायर थी, तो देखिए 2 का स्क्वायर है ना 4, या 16 कर दूँ तो 4 का स्क्वायर, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर थी। तो आज की एज क्या हो जाएगी? आज की एज हो जाएगी a² + 1। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? नेक्स्ट ईयर, अभी लास्ट ईयर स्क्वायर थी, नेक्स्ट ईयर क्यूब है, यानी डिफरेंस कितने का हो गया? 2 का, मतलब 2 ही साल बढ़े ना। यानी अगर मेरी एज आज 16 है, 16 4 का स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन 2 साल बाद नेक्स्ट ईयर, मतलब सॉरी, अगर लास्ट ईयर मेरी एज 16 थी या किसी की एज 16 थी, सॉरी किसी की एज अगर 16 थी, तो 16 इज 4 का स्क्वायर। अब मैं बोलूँ कि नेक्स्ट ईयर ये क्यूब हो जाएगी किसी नंबर का, तो नेक्स्ट ईयर एज क्या होगी? 16 + 2 ही होगी ना।
यानी जो ऐसे क्वेश्चंस आपको हिट एंड ट्रायल से ही करने पड़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन में आप ऐसा नहीं कर सकते कुछ भी सिंपल सा, ठीक है। वैसे ये बहुत इजी होता है। अब देखिए, तो नेक्स्ट ईयर जो एज होगी वो तो 2 साल बढ़ जाएगी ना, क्योंकि लास्ट ईयर की एज आपका दिया था स्क्वायर, तो स्क्वायर और क्यूब के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो आप देखिए कौन सा स्क्वायर ऐसा है जिसमें अगर 2 ऐड करो तो किसी नंबर का क्यूब मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि एज आपकी एज दिया है, तो एज एनी हाउ आपकी 150, 200, 400 से ऊपर तो 400 तो होनी नहीं है, ठीक है। 100 के बीच में ही रहनी है एज आपकी, ठीक है। तो लास्ट ईयर अगर मेरी एज स्क्वायर थी और नेक्स्ट ईयर मेरी एज क्यूब हो रही है, इसका मतलब कि 2 साल अगर मैं स्क्वायर वाला नंबर जो मेरा है उसमें 2 ऐड करूं तो वो क्यूब बन जाएगा किसी भी नंबर का। तो ऐसा कौन सा स्क्वायर है जिसमें 2 ऐड करने पे वो किसी नंबर का क्यूब होता है? तो लेट्स सी, अगर 1 का स्क्वायर में देखती हूँ तो वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि लास्ट ईयर 1 साल थी, वो भी पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है, सॉरी क्यों नहीं पॉसिबल है। 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 साल बाद 3 हो जाएगा, 3 क्यूब नहीं है, सो नॉट पॉसिबल। 2 का स्क्वायर करिए 4, 4 में 2 ऐड करिए 6 होता है, 6 इज नॉट अ क्यूब। 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 ऐड करिए 11, 11 इज नॉट अ क्यूब। देन आपका 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 ऐड करिए 18, 18 इज नॉट एनी क्यूब। देन आपका अगला 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में 2 ऐड करिए, क्योंकि ये लास्ट ईयर की एज है और ये जो 2 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट ईयर की एज आ जाएगी। तो जो नेक्स्ट ईयर की एज आपकी आ रही है 27, जो नेक्स्ट ईयर की एज 27 आ रही है, ये 3 का क्यूब होती है, ठीक है, 3 का क्यूब होती है। इसका मतलब कि लास्ट ईयर मिस्टर एक्स की एज कितनी थी 25 थी, लास्ट ईयर मिस्टर एक्स की एज कितनी थी 25 थी। अभी क्या बोल रहा है कि उसको कितने साल वेट करना पड़ेगा कि ये अगेन क्यूब हो जाए। तो ये 3 का क्यूब है, 27 इज 3 का क्यूब, ठीक है। तो उसके लिए उसने 2 साल बिताए। अभी अगर तो प्रेजेंट एज कितनी हो गई 25 लास्ट ईयर की एज थी, 27 नेक्स्ट ईयर की एज, तो प्रेजेंट एज इज 26, मतलब आज की डेट पे मिस्टर एक्स इज 26 ईयर्स ओल्ड। तो अब ये 3 का क्यूब है, अब जो भी नेक्स्ट नंबर आएगा वो इसी का क्यूब, इसके नेक्स्ट का ही तो क्यूब होगा, 4 का क्यूब ही होगा ना, नियरेस्ट क्यूब इसके अब कौन सा होगा 4 का क्यूब, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 3 का क्यूब है। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो 64 और 26 में कितना डिफरेंस है देख लीजिए 38। तो 38 इयर्स के बाद उनकी एज 64 होगी, जो अगेन एक नंबर का क्यूब होगी। तो आंसर इज 38, इट्स गिवन नाउ, यस द आंसर इज बी 38, ओके। देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज Q, ठीक है, ये आपका आ गया रेशियो प्रोपोर्शंस, ठीक है। हमने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, बेसिक एक पार्ट आपका हो चुका है, अभी सेकंड नेक्स्ट सेशन जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है, हम करेंगे। तो हालांकि ये बेसिक है, ये बता चुकी हूँ मैं आपको, तो आप लोग वीडियो जो भी है देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है, ठीक है। सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, हमारे CSAT की प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। सो P वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज Q, मतलब क्या कह रहा है कि अगर Q कोई काम करता है, ठीक है, तो जितने समय में Q एक काम करता है तो P जो है इसका 3 गुना काम कर लेता है। P वर्क्स फास्ट एज Q, थ्राइस ना, P वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज Q, यानी Q अगर 1 करेगा तो P 3Q कर लेगा, ठीक है, 3 कर लेगा, 3 टाइम्स कर लेगा, तो P इज इक्वल टू 3Q हो गया, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, एंड P एंड Q टुगेदर कैन वर्क 4 टाइम्स एज फास्ट एज R। अगर मैं P एंड Q को जोड़ दूं तो ये दोनों कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ R काम कर लेते, दोनों मिलके 4 टाइम्स ऑफ R हो जाते हैं। इफ P, Q एंड R टुगेदर वर्क ऑन अ जॉब, अगर ये P, Q, R तीनों, यानी ये P, Q और R तीनों एक साथ कोई काम करते हैं, तो क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशियो शुड दे शेयर द अर्निंग्स, शुड दे शेयर द अर्निंग्स। तो अब देखिए P तो आपको 3Q निकल गया, ठीक है, यानी P और Q का रेशियो तो 1:3 होना चाहिए,
ठीक है, मतलब इसका जो 1 पार्ट है वो इसके 3 पार्ट्स के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, फिर अगला देखिए यहाँ पे P प्लस क्यू इज इक्वल टू 4R दिया है, तो R आप P की जगह आप 3Q लिख लेंगे, P की जगह यहां से 3Q आ जाएगा, तो 3Q प्लस Q इज इक्वल टू 4R। ठीक है, ये 4Q है, ये 4R है, 4 कैंसिल होगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, Q इज इक्वल टू R आ जाएगा आपका, Q इज इक्वल टू R, यानी P इज इक्वल टू 3Q है एंड Q इज इक्वल टू R है, यानी P इज इक्वल टू 3R है और इज इक्वल टू 3Q है। ठीक है, तो ये है 3R, तो आपका रेशियो क्या हो गया, कितना हो जाएगा, रेशियो कितना हो जाएगा, ये आप देखिए इधर आपको अभी P रेशियो Q रेशियो R निकालना है। ठीक है, यानी आपका आंसर आ जाएगा इसको, क्योंकि ये 3 गुना काम करता है ना, देखिए इनका 3 टाइम्स ये काम करता है, तो इसकी अर्निंग भी 3 टाइम्स होनी चाहिए। ठीक है, देन ये दोनों इक्वल हैं 1-1, तो इनकी 1-1 होनी चाहिए, यानी आपका रेशियो आएगा 3:1:1। ठीक है, आप क्या करेंगे, P की जगह 3Q रख देंगे। ठीक है, देखिए P/Q इज टू R निकालना है ना, तो P की जगह 3Q रख दीजिए, तो 3Q R की जगह भी Q रख सकते हैं, क्योंकि R और Q बराबर है, तो Q कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो कितना बचा, अगर मैं, देखिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, P की जगह मैं 3Q रख दूं, Q की जगह Q ही रखा रहने दूं और R की जगह भी Q रख दूं, तो रेशियो निकल गया मेरा ना 3:1:1। ठीक है, या सिंपली भाई P जो है 3 गुना काम करता है ना, तो इसकी अर्निंग भी 3 गुनी हो जाएगी, बाकी सब 1-1 टाइम्स काम करते हैं, तो इनकी अर्निंग 1-1 टाइम्स हो जाएगी, तो 3:1:1 का रेशियो आ जाएगा इनकी अर्निंग में। ठीक है, तो आंसर इज ए 3:1:1। देन अगला है हमारा क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 20 balls, 8 balls are green, 7 are white and 5 are red. What is the minimum number of balls that must be picked up from the bag blindfolded without replacing any of it to be assured of picking at least 1 ball of each color? ठीक है, तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन है तो प्रोबेबिलिटी का ही, ठीक है, लेकिन इसमें अश्योरेंस मांग रहा है। ठीक है, और विदाउट रिप्लेसमेंट बोल रहा है, ये भी हम पढ़ेंगे। तो अभी आप ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लीजिए। ठीक है, जिनको बेसिक्स आते होंगे प्रोबेबिलिटी के, उनके लिए बहुत इजी होगा, और उनको थोड़ा सा देख लेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो चलिए, अब बैग कंटेन्स 20 balls, 8 balls आर ग्रीन, टोटल कितनी है 20, ग्रीन है 8, ठीक है, 7 आर वाइट, वाइट है 7 एंड रेड कितनी है 5, 8 7 15 एंड 5, ठीक है 20, हालांकि दिया भी है। एंड व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स दैट मस्ट बी पिक्ड, मतलब वो मिनिमम कितनी बॉल उठाई जाए कि जब आप बॉल पिक करोगे बैग से ब्लाइंड फोल्डेड, मतलब बिना अचानक से ऐसे बस आप बिना देखे उसको पिक करोगे, देख के नहीं पिक करना है। अगर मेरे पास एक बॉल का गट्ठर हो तो ऐसी क्या सिचुएशन आ जाए कि मैं उसमें से कोई भी बॉल उठाऊं तो वो रेड ही हो, तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है जब आपकी ग्रीन भी आप पूरी निकाल चुके हो और वाइट भी पूरी निकाल चुके हो। ठीक है, अब वो कह रहा है विदाउट रिप्लेसिंग इट, मतलब निकलती जाएंगी तो बॉल्स बैग में कम होती जाएंगी। ठीक है, तो मतलब इसमें आपको बताना है कि क्या ऐसा कर देंगे आप, कितनी बॉल्स मिनिमम निकल जाएं कि आप अगली बॉल जब निकालो तो आपकी कितना हो, आपका रेड बॉल ही, रेड का है ना, एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर टू बी अश्योर्ड ऑफ पिकिंग एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर। तो मतलब कितने बॉल्स आप निकाल दोगे कि आपकी हर बॉल जो है ईच कलर की निकलेगी। तो सबसे पहले अगर मैं रेड का देखूं, ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर आप 8 बॉल्स, ये पूरी 8 है, ठीक है, तो आपकी 1 बॉल ऑफ ईच कलर, मतलब आप कितनी बॉल्स ऐसे निकल जाएंगी कि आपको अब जो भी उठाओगे तो किसी एक कलर की बॉल आएगी, यानी रेड अगर बैग में है तो रेड ही आएगी,
अगर वाइट बैग में बचती है तब आप कोई भी उठाओ वाइट ही आएगी, अगर ग्रीन बैग में बची हुई है तो कोई भी उठाओ तो ग्रीन ही आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप 8 बॉल ग्रीन के निकाल दो। ठीक है, फिर आप 7 बॉल व्हाइट के निकाल दो। ठीक है, कितने हुए 15। जब ये 15 बॉल्स निकल जाएंगी तो जो अगली बॉल आप रेड की एक निकालो, क्योंकि मिनिमम पूछा है, बॉल्स तो 5 है लेकिन जब पहली ही निकालोगे तो वो भी रेड ही निकलेगी, क्योंकि आपके बैग में अब बची ही रेड है। तो मिनिमम जब आप ये निकालोगे तो आपकी +1 कर दोगे तो आपका आ जाएगा आंसर 16। अगर सबको क्लियर दिखता है ना अच्छे से? आप लोग कमेंट्स में जो क्वेश्चंस करते हैं उनको बताइए कि भाई आपको आ जाते हैं ये इस टाइप के क्वेश्चंस या नहीं। वीडियो सारे देखिए जो भी आपने पहले से अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखिए। इफ 2 boys and 2 girls are to be arranged in a row so that the girls are not next to each other. 2 boys, 2 girls, टोटल 4 पर्सन्स हैं आपके पास। अब ये कह रहा है कि ऐसा बैठाइए, इनको ऐसा अरेंज करिए कि गर्ल्स और गर्ल्स एक दूसरे के बीच साइड में ना आए। ठीक है, ऐसा करना है। तो देखिए इसको कितने टाइप से अरेंज किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो भाई आप बॉय को रख सकते हो, पहले बॉय को। ठीक है, फिर गर्ल को, फिर बॉय को, फिर गर्ल को रख सकते हो। गर्ल और गर्ल आपस में साथ में नहीं बैठना है। ठीक है, इस तरीके से रख सकते हो। अब जब इस तरीके से आप रखते हो तो आप दोनों की पोजीशन चेंज कर सकते हो। B1 की जगह B2 को कर सकते हो, G1 की जगह G2 को कर सकते हो, देन B1 के साथ G2 कर सकते हो, B2 के साथ G1 कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको कितने 4 टाइप के अरेंज, क्योंकि 4 लोग हैं तो 4 में आप फेरबदल कर सकते हो ना। तो फर्स्ट अरेंजमेंट में आपको 4 टाइप से आप बिठा सकते हो। ठीक है, सेकंड अरेंजमेंट क्या हो गया कि मैं पहले गर्ल को कर दूं, ठीक है, फिर बॉय को करूं, फिर गर्ल को कर दूं, फिर बॉय को कर दूं। ठीक है, ये दूसरा हो गया। इसमें भी अगेन आप चेंज कर सकते हो सीक्वेंस। G1 की जगह G2 कर सकते हो, B1 की जगह B2 कर सकते हो, G1 के साथ B2 कर सकते हो, G2 के साथ B1 कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप कोई चेंज कर सकते हो। या अब इसमें भी आपको 4 मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो अगला सीक्वेंस होगा वो क्या हो जाएगा, गर्ल गर्ल आपस साथ में नहीं आएंगी लेकिन बॉय और बॉय तो आ जाएंगे ना। तो ये आपका हाँ, जब बॉय और बॉय आएंगे तो पहले आपने G1 से स्टार्ट किया, देन B1 कर दिया, B2 कर दिया और G2 कर दिया। ये तीसरा अरेंजमेंट आपको मिल गया ना। और इसमें भी आप चेंज कर सकते हो। तो हर टाइप से आपको 3 अरेंजमेंट्स मिले, 1 2 3 टाइप से आप अरेंजमेंट कर सकते हो। एक बार बॉय को फर्स्ट कर दिया, एक बार गर्ल को फर्स्ट कर दिया, एक बार अगेन गर्ल को फर्स्ट करके बॉयज को बीच में एक दूसरे के नेक्स्ट कर दिया। एक और मिल जाता आपको अगर ये नहीं कहा होता कि G1 और G2 एक साथ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है कि G1 और G2 एक साथ नहीं हो सकते, तो यहाँ G1 G2 होने का चांस अभी खत्म हो गया, यानी 4th अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। तो 3 अरेंजमेंट में आपको 4 तरीके से आप बिठा सकते हो। तो टोटल कितने हो गए, 4 4 4 या 4 into 3 कितना हो गया, 12 हो गया। या इसको सीधा देख सकते हो, 4 लोग हैं तो 4 तरीके के अरेंजमेंट मिलेंगे आपको। अब आपको क्या कह रहा है कि G1 G2 साथ में नहीं हो सकता, यानी एक अरेंजमेंट कम कर दीजिए तो 4 into 3 हो जाएगा। ठीक है, खैर वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, आप ऐसे देखिए, इस तरीके से आप अरेंजमेंट बिठा सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, The outer surface of a 4 centimeter by 4 centimeter by 4 centimeter cube is painted। अच्छा, ये पेंट का है, ये हम रीजनिंग में देखेंगे। ठीक है, डाइस वगैरह का जब रीजनिंग में किया, डाइस कर दिया है, अभी पेंटिंग वाला भी वो हम देखेंगे कैसे करते हैं। तो अगला है मैथ्स का, हम देख रहे हैं केवल, तो मैथ्स का क्वेश्चन लेते हैं। द एवरेज रेनफॉल इन अ सिटी फॉर द फर्स्ट 4 days। देखिए अभी आपका फिर एवरेज का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन शायद मैंने अपने वीडियो में लगाया हुआ भी है। ठीक है, इसको सॉल्व किया है वीडियो में, तो आप लोग वीडियोस जरूर देखिए, उसमें भी कई बार आपके क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं जो आपके एग्जाम्स में आए हुए होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है द एवरेज रेनफॉल इन अ सिटी फॉर द फर्स्ट 4 days वाज रिकॉर्डेड टू बी 0.40 इंच
फर्स्ट 4 डेज का जो एवरेज रेनफॉल है, यानी फर्स्ट यानी D1 से लेके D1 से D4 तक का आपका जो एवरेज रेनफॉल है, एवरेज रेनफॉल बारिश का जो मापते हैं ना एवरेज रेनफॉल, तो वो कितनी मापी गई है? 0.40 इंच मापी गई है। ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? The rainfall on the last 2 days was in the ratio of 4:3। अब D5 और D6 लास्ट के 2 डेज पे जो रेनफॉल थी वो कितनी है? इसमें आपको सीधा दे दिया, एवरेज नहीं दिया है। इन द रेशियो ऑफ 4:3। देखिए यहाँ पे रेशियो भी दे दिया है, एवरेज भी दे दिया, दोनों का क्वेश्चन क्लब कर दिया है। रेशियो ऑफ 4:3। द एवरेज ऑफ 6 डेज वॉज 0.50 इंच। यानी D1 से लेके D2 D6 तक का जो एवरेज दिया है वो दिया है कितना? 0.5। अब आप लोग समझ ही गए होंगे इसको कैसे करना है। 0.5 इंच दिया है, ठीक है। 4 डेज का एवरेज दिया है, तो 4 डेज का टोटल कितना हो जाएगा? टोटल रेनफॉल कितना हो जाएगा? 4 इंटू 0.40 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1.6। ये हो गया आपका 4 दिन का रेनफॉल। क्यों? क्योंकि आपने 4 दिन के एवरेज में वो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो आपका टोटल रेनफॉल फॉर 4 डेज आ गया। अब D5 और D6 के लिए क्या बोल रहा है कि रेशियो इज 4:3। ठीक है, तो यानी अगर मैं इसको 4x मान लूं और इसको 3x मान लूं तो टोटल रेनफॉल कितनी हुई 2 दिन में? 7x। 4x प्लस 3x हो गई, 7x हो गई 2 दिन में रेनफॉल। तो ये 4 दिन की रेनफॉल है, ये लास्ट 2 दिन की रेनफॉल है, तो टोटल 6 दिन की रेनफॉल कितनी हो गई? 1.6 प्लस 7x कितनी हो गई? 1.6 प्लस 7x, ये रेनफॉल हो गई आपकी। ठीक है, ये 6 दिन की रेनफॉल हो गई। अब 6 दिन की रेनफॉल का एवरेज कितना दिया है? 0.5। और एवरेज में अगर आप टोटल नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल रेनफॉल मिल जाती है। तो ये टोटल रेनफॉल हो गई ना 6 दिन की, जो दिया है आपके क्वेश्चन में। 0.5 एवरेज दिया है, आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 दिन का आपका टोटल रेनफॉल मिल गई। और यहाँ पे इक्वेशन से आपको टोटल रेनफॉल क्या मिल रही है? 1.6 प्लस 7। बट वही 6 दिन है, वही बारिश है, तो दोनों होंगे तो इक्वल कर दीजिए, इक्वल। तो आपका क्या आ जाता है? 7x इज इक्वल टू, यहां पे आंसर आएगा 3 में आपने 1.6 इधर आएगा माइनस में, तो 3 में 1.6 माइनस कीजिए, कितना आता है? 1.4। तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 0.2। x इज इक्वल टू 0.2 आता है, कोई 4x या 3x नहीं आ रहा है। आपकी रेनफॉल क्या थी? 5th डे आपकी रेनफॉल 4x थी। ठीक है, 5वें दिन जो आपकी रेनफॉल थी 5th डे के लिए, यानी D5 जो थी वो 4x थी। तो 4 को 0.2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 0.8 थी। और 6th डे के लिए आपकी रेनफॉल 3x थी, तो 3 को 0.2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यानी 0.6 थी। ठीक है, तो ये हो गया। आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? What was the rainfall on the 5th day? तो 5th डे की रेनफॉल कितनी थी? 0.8 इंच। ठीक है, आंसर इज C, 0.80 इंच। ठीक है, यही है, इसको 0 लिखिए, 0.80 इंच। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अ 2 डिजिट नंबर इज रिवर्स्ड। कोई 2 अंकों की संख्या है जिसको रिवर्स कर दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया है यानी उल्टा कर दिया गया है। यानी अगर मैंने आपको 13 बोला है तो उसको 31 कर दिया है। यानी जो 10th डिजिट पे जो डिजिट है, 10th डिजिट पे जो आपके नंबर दिया हुआ है उसको यूनिट पे पहुंचा दिया गया है, और जो यूनिट पे नंबर दिया था उसको टेंस पे पहुंचा दिया गया है। अब मैं यूनिट और टेंस क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर में केवल यूनिट और टेंस ही होता है, इसके अलावा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर 2 डिजिट नंबर कह रहा है कि इट्स रिवर्स्ड, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे A1 B1 मेरी 2 डिजिट नंबर थी। अगर मान लीजिए एक डिजिट A1 और दूसरी B1 हो तो नंबर क्या हो जाएगी? यूनिट डिजिट प्लस 10 इंटू 10th डिजिट। A1 B1 क्यों मान रहे हैं? सीधे A B माने ना, तो 10A प्लस B आपकी पहली नंबर हो जाएगी। अब कह रहा है कि डिजिट को रिवर्स कर दिया गया है, B को A की प्लेस पे रख दिया गया है और A को B की प्लेस पे, तो नया नंबर क्या हो जाएगा? अब B A की प्लेस पे है, यानी 10B, और A B की प्लेस पे है, प्लस 10A
हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर। कह रहा है कि जब जो लार्जर ऑफ द दो नंबर है वो डिवाइडेड किए जाते हैं किससे, डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन, छोटे वाले से डिवाइड किए जाते हैं, यानी इन दोनों में से जो भी नंबर लार्जर है उसको छोटे वाले से डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। यानी अगर मेरी नंबर 31 था, इसको मैंने रिवर्स किया तो 13 हो गया, सॉरी 13 था, इसको रिवर्स किया तो 31 हो गया। तो इस नंबर को आप इस नंबर से डिवाइड कीजिए। तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर, लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर के लिए आपके नंबर का जो वो होगा, पहली जो नंबर होगी वो सबसे छोटी यूनिट, ठीक है, और दूसरी जो नंबर है वो सबसे बड़ी यूनिट। 9 सबसे बड़ी डिजिट होती है, 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0 1 आपकी 2 डिजिट नंबर नहीं होगी, ठीक है। अब इसका उल्टा कर दीजिए 91, ठीक है, तभी तो डिफरेंस भी तो लार्जेस्ट होना चाहिए ना, तभी तो आपको लार्जेस्ट वो मिलेगा, लार्जेस्ट ये मिलेगा आपको रिमाइंडर, ठीक है। तो आप क्या कह रहा है कि आपका 91 को 19 से डिवाइड कीजिए, लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर। तो 19 को डिवाइड कीजिए 19 से, 91 को डिवाइड कीजिए 19 से। 91 को जब आप 19 से डिवाइड करेंगे तो आप देखते हैं कि 19 का जो मल्टीपल्स है वो कई बार जाता है, मतलब 19 का आप टेबल पढ़ेंगे तो कई बार जाता है। आपको ऐसा लेना है क्योंकि आपको लार्जेस्ट मैक्सिमम रिमाइंडर लेना है। तो मैक्सिमम रिमाइंडर कब होगा, जब वो जो डिवाइजर है आपके उसके पास ही हो, सबसे पहले हो, उसके एकदम नजदीक का हो। जैसे 19 है तो आपका रिमाइंडर 20 हो जाए, ठीक है, ऐसा। तो ऐसा आपको नंबर सोचना है जो एक ही बार जाए, एक ही बार जाए। तो अब अगला देखिए, अगला हमारा क्या है 92, ये 29, ये भी कई बार जाता है। 93, 39, इसमें भी जाएगा। 94 करिए, 90 पहला लेना है क्योंकि डिफरेंस सबसे ज्यादा पहले में ही हो जाएगा। रिमाइंडर जो मैक्सिमम आएगा वो जो भी पहला होगा जिसमें एक ही बार जाए वही हो जाएगा। तो जब आप 94 ले रहे हैं और ये 49 हो रहा है तो 49 1 जा 49 एंड 49 2 जा कितना है 98 है, यानी 94 से बड़ा आ गया। यानी इसका जो बीच का डिफरेंस होगा ये सबसे मैक्सिमम रिमाइंडर वाला होगा, ठीक है। तो कितना इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 94 में 49 माइनस कीजिए, आपका आंसर आता है 45 इज द आंसर, ठीक है। इसके बाद अगर आपको चेक करना है तो चेक करिए ना, 95 है और ये 59 है, इसका डिफरेंस कम है ना, फिर डिफरेंस आपका कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपका डिफरेंस देखिए, आपका 29 92 के बीच में जो डिफरेंस है, फिर उसके बाद 39 93 के बीच में जो डिफरेंस है, आपको डिफरेंस कम करना है, साथ साथ ये भी देखना है कि उसमें अगला टेबल ना आ जाए, इसके डिवाइजर की टेबल ना आए, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको ट्वाइस थ्राइस पढ़ूं तो ये जाता है, तो डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा ना। आपको डिफरेंस तो बढ़ाना है लेकिन साथ में डिवाइजर की टेबल कम करनी है। तो आप बस आपको एक नंबर मिल गया बेसिक, तो उसके बाद आप बढ़ते जाइए, आप चेक कर लीजिए। तो आपको 94 अगला एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसमें उसको पलटोगे तो 49 आएगा। तो जो डिफरेंस होगा वो आपका इतना इसके सबसे ज्यादा करीब होगा। अगला जो होगा आपका 95 तो ये 59 होगा, तो डिफरेंस आपका कम हो जाएगा। आपको मैक्सिमम डिफरेंस बताना है, यानी इसी 94 वाला ही आप लोगे। तो 45 इज द राइट आंसर, ठीक है, 45 इज द राइट आंसर। चलिए अब आगे देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। अगेन रेशियो आ गया, ठीक है। द मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो ऑफ 4:3, यानी कह रहा है कि एक्स और वाई की जो मंथली इनकम है वो 4 और 3 के रेशियो में है, 4:3 के रेशियो में है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एंड देयर मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी इनकम का जो रेशियो है ए और बी का वो 4:3 है, और जो एक्सपेंस का रेशियो है, एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो 3:2 का है, 3:2
2 का है, ठीक है। तो अगर मैं 4 टोटल इनकम मानू, 1 पार्ट 3 पार्ट इसका और 4 पार्ट इसका टोटल इनकम मानू, तो टोटल पार्ट कितना हो जाता है 7, ठीक है। इधर एक्सपेंडिचर मानो, इसको कैसे करेंगे ये मैं बता रही हूँ। इसको एक्सपेंडिचर मान लीजिए 3x और ये 2x, तो आपका 5, ठीक है। टोटल एक्सपेंस कितना हो गया 5 हो गया। मतलब 7 पार्ट अगर दोनों की इनकम है तो 5 पार्ट दोनों का एक्सपेंस हो जाता है। तो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, however each saves 6,000 पर मंथ। माने इतनी टोटल इनकम में इतना टोटल एक्सपेंस करने के बाद भी वो 6,000 दोनों बचा लेते हैं, ईच दोनों ही 6,000 बचा लेते हैं। तो पूछ क्या रहा है आपसे, व्हाट इज देयर टोटल मंथली इनकम। तो टोटल हमने 7 पार्ट माना, अगर मैं टोटल मंथली इनकम को 7 पार्ट मानू, यानी अगर इसको फुल लिखूं तो 7x मानू, उसमें टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 5 है, 5x है। टोटल इनकम में टोटल एक्सपेंडिचर घटा दीजिए क्योंकि आपको टोटल इनकम निकालनी है, ठीक है। तो टोटल सेविंग हो जाती है। अब क्या कह रहा है कि दोनों ही 6,000 बचाते हैं, तो दोनों की टोटल सेविंग कितनी हो जाएगी 12,000, ठीक है। यानी इधर 2x इज इक्वल टू 12,000, तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 6,000। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 6,000 है। तो आपकी A की इनकम कितनी हो गई 4 टाइम्स ऑफ 6,000 यानी 24,000, और B की इनकम कितनी हो गई 3 टाइम्स ऑफ, ये 3 है ना, आपको इनकम निकालना है, एक्सपेंडिचर नहीं। एक्सपेंडिचर निकालना होगा तो इसमें रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे, इनकम निकालना है तो इनके रेशियो के टर्म्स में मल्टीप्लाई कीजिए। तो B की इनकम कितनी हो जाएगी 3 इंटू 6,000 यानी 18,000। आप देख लीजिए, यानी आपको A और B की टोटल इनकम मिल जाएगी। टोटल इनकम कितनी हो जाएगी आपकी, ये 30 एंड ये 42,000 A और B की टोटल इनकम आती है। आपका आंसर है यस बी, 42,000 इज द करेक्ट आंसर। देन चलिए अगला क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है अगला, आपकी ज्योमेट्री से लिया गया है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं, एक क्लिप्स आपको बता देती हूं जिसलिए आपको समझ में आए। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जब कोई भी ट्राइंगल 90 डिग्री का एंगल जिसमें बना हुआ हो, यानी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस यानी सबसे लंबी वाली भुजा उसकी, ठीक है। 2 भुजाएं तो आपकी वो होंगी, 2 साइड्स वो होंगी जो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, और तीसरी साइड ये सबसे लंबी वाली साइड होगी, ये जो तीसरी होगी, ठीक है। इसको कहते हो हाइपोटेन्यूस, ठीक है, हाइपोटेन्यूस। एंड यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ पे आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो एज पर पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन क्योंकि आपका पाइथागोरस थ्योरम से था इसलिए मैंने इसमें दे दिया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। 2 walls एंड अ सीलिंग ऑफ अ रूम मीट एट अ राइट एंगल्स। कैसे होता है, यहाँ पे एक वॉल होती है, यहाँ पे दूसरी वॉल होती है, ये वॉल होती है, और ये ऊपर आपकी ये ऐसे सीलिंग होती है। 3 डायमेंशनल फिगर है ये चीज जो है आपकी, यानी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, यही कह रहा है वो। तो क्या कह रहा है, एट एन एंगल पॉइंट P, मतलब एट अ राइट एंगल एट पॉइंट P। तो P पे राइट एंगल बन रहा है, यानी ये P पॉइंट है जिसपे तीनों में, यानी आप अपने घर की अपने वॉल का कोई भी घर किसी भी रूम का किनारा देखिए तो वो ऊपर वाला कॉर्नर, नीचे वाला कॉर्नर, ऊपर सीलिंग है, ऊपर वाला कॉर्नर जो होगा आपका ये बता रहा है जो ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अ फ्लाई इज इन द एयर 1 मीटर फ्रॉम वन वॉल, 8 मीटर फ्रॉम द अदर वॉल। मतलब अभी अगर मैं इसको भूल जाऊं तो एक यहाँ पे मक्खी है जो यहाँ से 1 मीटर पे है और यहाँ से 8 मीटर पे है, ठीक है। यानी इससे 1 मीटर पे है, इससे 8 मीटर पे है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है और क्या बताया है, एंड 9 मीटर फ्रॉम द पॉइंट P, और इस P से 9 मीटर पे है, इस P से 9 मीटर पे है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि भाई
ये P जो है, ये P आपका P से 9 मीटर पे है ये मक्खी, ठीक है। तो इस मक्खी की पोजीशन अभी आपकी क्या होगी, अभी ये 9 छोड़ दीजिए क्योंकि ये पॉइंट P से दिया है। पहले ये दोनों वॉल्स में आप ये देखिए कि इसकी पोजीशन एयर पे क्या होगी, तो कुछ ऐसा होगा, यहाँ से 8 मीटर पे है, यहाँ से 1 मीटर पे है, तो यहाँ पे आपकी मक्खी होगी, इसकी आपको ये डिस्टेंस निकालनी है कि ये आपका कितना होगा, ये लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी आपके 8 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, यही आ जाएगा ना आपका, ठीक है। कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 65 आ जाएगा। ये जो आपका आ गया, अभी अंडर रूट ऑफ 65 आ गया। अब आप इसको भूल जाइए, अब आप आ जाइए तीसरे फिगर पे। अब मैं मान लेती हूँ कि ये जो मेरा है ये सीलिंग है, ये सीलिंग है, ठीक है, ये सीलिंग दे दिया और ये आपकी मक्खी की कोई पोजीशन है। अब ये सीलिंग दे दिया, यहाँ पे आपके राइट एंगल का बन रहा है और ये जो है आपका 9 मीटर दिया। जो मक्खी की पोजीशन है वो इस सीलिंग से पॉइंट से 9 मीटर पे दिया है, पॉइंट से 9। आपको अंडर रूट ऑफ 65 आपको एक डिस्टेंस मिल गई, ठीक है, यानी आपको बेस मिल गया। आपको दिया है अगला कि सीलिंग से उसकी, अगर मैं सीलिंग की बात करूं, अगर मेरी ये सीलिंग है तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कितनी दी है आपको 65 मिल गई। अभी आपको अगला दिया कि पॉइंट से 9, तो पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, पॉइंट से जो डिस्टेंस दी रहेगी, अगर मैं जो अभी मैंने बनाया था तो ये P अगर पॉइंट है, ये पॉइंट P है, तो इससे जो डिस्टेंस दी रहेगी ये आपका हाइपोटेनस बनाएगा, ठीक है। और ये दोनों कहीं वॉल होंगी, तो इसकी डिस्टेंस तो हाइपोटेनस हो गया ना, तो इज इक्वल टू 9 स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा, बेस क्या होगा, तो आपका एक तो आ गया 65, ठीक है। अगला जो होगा आपका बेस, उसको आप x मान लीजिए, वही तो निकालना है, वही तो निकालना है कि सीलिंग से कितनी डिस्टेंस पे होंगी। तो सीलिंग से आपने मान लिया कि x डिस्टेंस पे है, तो अगर मैं इसको सीलिंग मान लूं तो मैंने मान लिया कि ये सीलिंग से यहाँ पे ये x डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये चीज आपकी आ चुकी है 65 रूट 65। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट 3 डायमेंशनल में देखेंगे तो आपको यहाँ से आपने निकाल लिया है, तो रूट 65 आ गया है। ये दिया है P पॉइंट से मक्खी की डिस्टेंस यानी आपकी 9 है, तो 65 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 65 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 65 का स्क्वायर प्लस दिस x का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लीजिए इसको। 65 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 81 में 65 माइनस करिए कितना होगा 16, तो x इज इक्वल टू आ गया 4, यानी सीलिंग से आपकी डिस्टेंस कितनी आ गई 4 मीटर आ गई। मीटर में दिया है ना सब, यस, तो 4 मीटर आ गई, तो आपका आंसर इज ए 4 मीटर। ये हम पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, खासकर 3 डायमेंशनल वाला, ये सीलिंग वाला ये जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी चूंकि आपके सीसेट में आ चुका है, एसएससी में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। काफी कंफ्यूजिंग रहता है, बट दोनों वॉल से जो डिस्टेंस है उनको पहले पाइथागोरस थ्योरम में लगा दीजिए, तो जो आपका उससे हाइपोटेनस आएगा, उससे जो कर्ण आएगा, उसका मतलब क्या होगा कि वो आपका आ चुका है एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक परपेंडिकुलर आपका मिल चुका है सीलिंग के विद रेस्पेक्ट में, ठीक है। फिर सीलिंग के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंस निकालना है, यानी बेस आपको निकालना है, और परपेंडिकुलर निकला हुआ है तो बेस को x मान लीजिए। जब परपेंडिकुलर निकल चुका है तो अगेन x का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू जो ज्वाइंट पॉइंट होते हैं दोनों वॉल्स और सीलिंग से, उसकी जो डिफरेंस होती है वो 3 डायमेंशनल फिगर में हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, ठीक है। तो सीलिंग वाले केस के लिए वो आपका हो जाता है, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल का हाइपोटेनस हो जाएगी, तो सीलिंग में वो आपकी हो जाएगी हाइपोटेनस, तो इज इक्वल टू 9 स्क्वायर कर देंगे आप, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर कर देंगे, और आप ऐसे जो डिस्टेंस आपने मानी हुई है एक्स वो निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंटेड इफ अ बुक कंटेनिंग 150 पेजेस इज टू बी प्रिंट नंबर्ड फ्रॉम 1 to 50, यानी एक बुक को 1 से 150 तक का नंबर करना है तो टोटल डिजिट्स कितनी यूज होंगी। तो इसका मतलब क्या है, 1 को जब पहला पेज नंबर किया तो 1 हो गया, दूसरा पेज किया तो 2 हो गया, ऐसा करते करते आप 9 तक में आपको 9 डिजिट्स मिल गई।
फिर जब आपने 10 किया तो आपको 2 डिजिट्स मिली, ठीक है, यानी अगले 2 डिजिट्स के लिए आपको 2-2 डिजिट हर नंबर पे मिल रही हैं। 11 पे भी 2 डिजिट मिल रही हैं, 12 पे भी 2 डिजिट मिल रही हैं। ऐसा करके आप नंबरिंग करते जाइए, 99 तक आपको कितने डिजिट्स मिलेंगी? 2 मिलेंगी। फिर आप 100 पे करेंगे तो 100 पे आपको 3 डिजिट्स मिल रही हैं, ठीक है। ऐसा करेंगे 150 तक आप करते जाइए, आपको 3 डिजिट्स का पेयर मिलेगा। तो टोटल कितनी डिजिट्स मिलेंगी? पहले तो 1 से 9 तक आपने नंबरिंग की तो 9 डिजिट्स मिल गई, ठीक है। फिर 10 से 99 के बीच में टोटल कितनी 2 डिजिट्स की नंबर हैं? 10 से 99 के बीच में टोटल कितने 2 डिजिट्स के नंबर हैं? टोटल 100, ठीक है। टोटल 100 है, 99 सॉरी टोटल 89 है, 90 है। टोटल 92 डिजिट्स नंबर मिल रहे हैं आपको 10 और 99 के बीच में। तो हर 92 डिजिट्स नंबर मिल रहे हैं और हर 2 डिजिट पे आपको 2-2 डिजिट मिल रहा है ना, क्योंकि 2 डिजिट नंबर है तो 2 डिजिट आपको प्रिंट करना पड़ेगा ना। फिर 100 से 150 तक कितने 3 डिजिट्स नंबर हैं? देखिए 51 में 100 माइनस कीजिए 50 और ये 100 लेंगे तो 51। 51 3 डिजिट्स नंबर है। अब चूंकि ये 3 डिजिट्स नंबर है इसलिए इसमें 3 डिजिट प्रिंट करना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो गया? 9 प्लस 180 प्लस ये कितना हो गया? 153। देखिए आंसर कितना आ रहा है? 2 280 एंड ये 333 एंड 9 342 इज द राइट आंसर, शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। 342 बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो यहाँ पे आपका ये 2017 का जो पेपर है उसके सारे हम फिनिश कर चुके हैं, एप्टीट्यूड से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से। अभी रीजनिंग का बचा है तो वो भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पर इससे पहले आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बेल आइकन जरूर हिट करिए जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।